press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो बुक है अपनी यांत्रिकी पेपर है, अपना पहला फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, उसके अंदर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो हमने डाली थी। काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंध रखता है वो। और उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट वो आते हैं, एक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई संकुचन, और एक है काल वृद्धि, टाइम डिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है और समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आती, समझने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, या ऐसा कहें कि हम इन चीजों पे यानी इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उन पे हम जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। अपना टॉपिक है लंबाई संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, या लॉरेंज फीटरजेल संकुचन भी इसको कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में प्रत्येक आता है, हर बार आता है, और ये कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है। इसको उदाहरणों की सहायता से हम और बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, लंबाई संकुचन का क्या मतलब है। फिर हम इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से बताएंगे कि इसका गणितीय विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक स्पेसशिप है, मान लो ये स्पेसशिप है, और इसको मैं एस डैश निर्देश तंत्र मान सकता हूं, जो v वेग से गतिशील है। और वेग कैसा है, नॉट एक्सीलरेटेड है, इसमें त्वरित नहीं है। ये इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है या जो जा रहा है, मान लो इस प्रकार से, और उसके अंदर एक छड़ रखी हुई है। ये है आपकी एक छड़, रोड है। लंबाई में यहाँ पे मैंने 1 मीटर मान ली, कितने भी मान सकते हैं, अभी मैं सिर्फ एक छड़ की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक छड़ है और ये गतिशील है। यहां पर ग्राउंड पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसका खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जो कि विराम अवस्था में है, विरामावस्था में। तो जब टाइम t बराबर 0 था तो उस टाइम पे मान लो एस और एस डैश बिल्कुल ये एक प्रकार से यहीं पे थे, एक ही पॉइंट पे थे, उनका ओरिजिन बिल्कुल एक पॉइंट पे था। जब कुछ टाइम के बाद एस डैश ने अपनी जो वेलोसिटी से गति प्रारंभ की तो उस प्रकार से चला गया। तो अब ये एस डैश अब इस प्रकार से जा रहा है, और ये एस वाला जो व्यक्ति है इसको देख रहा है, और स्पेशली मैं कहूं तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस छड़ को। तो इस व्यक्ति को ये जो छड़ आपको दिखाई दे रही है, ये छड़ गतिशील इस स्पेसशिप के अंदर क्या होती है, इसकी लंबाई है वो छोटी दिखाई देती है, एक्चुअल लंबाई से छोटी दिखाई देती है, छोटी प्रेक्षित होती है। यानी कि अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर से इसको कम दिखाई देती है, यानी इसकी लंबाई संकुचित हो जाती है। इसकी मोटाई में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता, यानी मोटाई यही रहेगी इसकी। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। तो ऐसा कब होता है, क्या अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये बातें आइंस्टीन ने बताई थी। ये एक जो वेलोसिटी है अपनी लाइट की, उससे बहुत ज्यादा संबंध रखती है, क्योंकि उसका ऊर्जा का समीकरण E बराबर mc²। तो अगर ये आपका स्पेसशिप, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से लगभग आधी, 1/4 होती है, तब ये बातें अपने को प्रेक्षित होती हैं, तब ऐसा होता है। नॉर्मल जीवन में अपनी जो वेलोसिटी होती है, वस्तुओं का वेग जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से हम इन बातों पे बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम इससे आराम से समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है ये। तो इस प्रकार से ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर ये आपका विरामावस्था में है, ये गतिशील है और नॉन एक्सीलरेटेड है, और अगर ये प्रकाश की कम से कम 1/4 या आधे वेग से जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो लंबाई है आपकी इस छड़ की, वो इसको संकुचित दिखाई देगी। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ही क्या है, v वेग से गतिशील है। v वेग से गतिशील है, ये छड़ भी उसी वेग से गतिशील है, और ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो ये भी v वेग से गतिशील है। तो ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसकी लंबाई जो है इसको तो सेम दिखाई देगी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी इसमें तो टाइम का काम नहीं है, कितने भी टाइम पे देखो सेम दिखाई देगी। लेकिन इसको क्या होगा, इसकी लेंथ है वो छोटी दिखाई देती है। अब इस चीज को हम एक गणितीय विश्लेषण की सहायता से ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से ये होगा। हमारा है गणितीय विश्लेषण। इसके अंदर देखें, एक फ्रेम है एस जो स्थिर है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड,
उसके रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जो v वेक्टर वेग से गतिशील है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। अब देखें, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर स्पेसशिप में जो छड़ है उसकी लेंथ इसके लिए कितनी है, एल नोट है, एल नोट है इसके लिए, यानी कि ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश है जो चल रहा है। तो ये एस डैश इसमें मैंने मान ली कि यहां पर मान लेते हैं ओरिजिन, गणितीय विश्लेषण के लिए ओरिजिन पे मानना पड़ेगा इस व्यक्ति को। यहाँ पे ओरिजिन पे व्यक्ति है और यहाँ पे छड़ रखी है, और ये क्या करता है, ये ओरिजिन से इस छड़ के पॉइंट्स को, इसकी लंबाई कैसे मापेगा, ये जहां पे वो खड़ा है उसका एंड सिरा कौन सा है और उसका स्टार्टिंग सिरा कौन सा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उसके लिए उसकी लंबाई होगी। यानी कोऑर्डिनेट है तो x2 डैश मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है x1 डैश, तो एल नोट बराबर कितना आ जाएगा, x2 डैश माइनस के x1 डैश। ये लेंथ एल नोट किसके लिए होगी, ये एच डैश वाले के लिए होगी, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि ये एल जो नोट है, ये छड़ है, वो भी वी वेक्टर वेग से गतिशील है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये खुद भी वी वेक्टर वेग से गतिशील है। लेकिन इनको ये ऐसा प्रतीत नहीं होगा, इसको ये कम दिखाई देती है, तो हम कहेंगे कि इसको जितना ये ऑब्जर्व कर रहा है उतना ये नहीं कर पाएगा। तो ये मान लेते हैं एल इसको दिखाई देती है, इसको लेंथ एल दिखाई देती है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एक्स एस निर्देश तंत्र में है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी इसके लिए उस छड़ के कोऑर्डिनेट x2 और पहला x1 दिखाई देता है, यानी इसका डिफरेंस l बराबर x2 माइनस के x1 दिखाई देता है। अब हमें गणितीय विश्लेषण से ये बताना है कि L नोट और L का आपस में क्या रिलेशन होगा। यानी L नोट अगर मैं 1 मीटर मानूंगा तो ये L कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, हमें इस बात का पता करना। अब हम यूज करेंगे लोरेंज रूपांतरण का। लोरेंज रूपांतरण समीकरण हमने पढ़ी थी, क्या थी, x डैश बराबर x माइनस बी टी, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में अल्फा था और अल्फा का मान था अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमें x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो इसी के पदों में क्या हो जाएगा, देखो x2 डैश बराबर क्या आएगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से x2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहां पे x डैश एस डैश के लिए था और x एस के लिए था, यहाँ पे क्या है, x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x डैश बराबर क्या आएगा, x1 माइनस वी टी बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या रखेंगे, कहां रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ पर L नोट बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश। तो ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी, L नोट बराबर x2 डैश का मान कितना है, x2 माइनस वीटी। देखें यहाँ दोनों पद में बटे में बराबर है, तो ये लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे आ गया लघुत्तम। x2 माइनस वीटी माइनस करना है x1, माइनस का x1 में प्लस के क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये तो इससे क्रॉस हो जाएगा, x2 माइनस क्या आ जाएगा, x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस पद जो है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी वस्तु का वेग और प्रकाश के वेग का अनुपात, इसको बीटा से डिनोट किया जाता है सिंपल रखने के लिए, तो बीटा बराबर वी अपॉन सी आ जाएगा। तो एल नोट बराबर आएगा x2 माइनस L1 क्या था, x2 माइनस L1 था L, तो L बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन आ गया सी स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने बीटा, तो सिंपल हो गया ये। तो यहां से L की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी इसको कितनी प्रेक्षित होगी, L बराबर क्या आएगा, L नोट अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि जो अपना स्थिर वाला प्रेक्षक था उसको लंबाई L प्रतीत होती है, जो L नोट की कितनी गुणा है, 1 अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर गुणा होती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए हम मान लेते हैं कि अपना v बराबर कितना है, प्रकाश का वेग का 1/4 वेग है, और L नोट बराबर वो लेंथ कितनी है, सबसे पहले 1 मीटर हमने मान लिया L नोट का मान। तो ये अपना फॉर्मूला है, L बराबर L नोट अंडर रूट 1 माइनस, याद रखें बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और v का मान कितना है, c बटे 4, यानी सी स्क्वायर उस पर स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, इंटू बटे में क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया 1/16 आ गया, लघुत्तम लिया आ गया 16 माइनस 1 आ गया 15/16, इसका अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 0.967, यानी L बराबर आया L नोट इंटू 0.967। अब L नोट का मान 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 से गुणा करते कितना आ गया, L बराबर 0.967 मीटर, यानी लगभग 0.96,
लंबाई कितनी थी पहले 1 मीटर, लेकिन इसको कितनी दिखाई दे रही है, यानी जो स्थिर है उसको कितनी दिखाई दे रही है 0.96 दिखाई दे रही है, यानी लंबाई में संकुचन हुआ ना, लंबाई संकुचित हुई। अगर ये एल नॉट का मान 2 मीटर हो, अगर वो छड़ 1 की बजाय 2 मीटर लंबी है तो क्या होगा, यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1.934, यानी कि अब 1.93 यानी 0.007 उसको कम दिखाई देगी, यानी लंबाई में क्या होगा, संकुचन होगा। ये तो बात थी अगर ये वस्तु का वेग प्रकाश के वेग का 1/4 हो। अगर वस्तु का वेग प्रकाश के आधे वेग के बराबर हो जाए तब क्या होगा, इसी फॉर्मूले में हम v बराबर रखेंगे c/2, तो यह आ जाएगा c² बटे में 2 दूनी 4, तो c² से c² गया 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, और 3/4 होता है 0.75, तो L बराबर L नॉट इंटू इसका अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 0.866, और L नॉट का मान अगर 1 मीटर के लिए आप ले रहे हैं तो लंबाई कितनी आएगी 0.866, यानी कि पहली कंडीशन की तुलना में और भी ज्यादा कम दिखाई देगी अगर प्रकाश का वेग का आधा वेग है वस्तु का वेग, और L नोट का मान अगर 2 मीटर है तो क्या आएगा 1.732, यानी इस प्रकार से अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के नजदीक जाता है तो लंबाई में संकुचन है वो और ज्यादा अपेक्षित होता है। लेकिन ये बातें व्यवहारिक जीवन में दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर वस्तुओं का वेग इन वेलोसिटी के प्रकाश के वेग के आधे या 1/4 के बराबर होना संभव नहीं है। इसमें एक नोट रखने वाली बात है कि गति की लंबवत दिशा में कोई भी प्रकार का संकुचन दिखाई नहीं देता है। ये संकुचन तभी दिखाई देता है जब मापन जो है वो गति की दिशा के अंदर हो रहा हो। अगर हमारे पास एक वर्ग है और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो वर्ग है वो एक आयत के रूप में दिखाई देता है, और अगर एक वर्त है तो एक दीर्घवृत्त के रूप में वो दिखाई देगा। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल आपको बताया कि यदि प्रकाश अपनी वस्तु का वेग 0 है तो वो एक वर्ती दिखाई देगा, अगर वो प्रकाश के वेग के आधे वेग के बराबर है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दीर्घवृत्त बन जाएगा, और जितना वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वस्तु की प्रकाश के वेग के ऑलमोस्ट पास जाता जाएगा वैसे वैसे वो संकुचन होता जाएगा, और ये आकृतियां कुछ इस प्रकार से दिखाई देती